23 को आएगी। चलो बेटा, तो कॉपी निकालो, नया चैप्टर चालू कर रहे हैं आज। हेडिंग डालेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। चल, क्या नाम भैया तेरा? योगांश। और तेरा? अतुल। अतुल का बाल बहुत जबरदस्त है। और तेरा? आदित्य। कौन से स्कूल के हो दोनों? तू तू शंकरा का है। तू तो खैर पुराना है। और भैया तेरा क्या नाम है? पीयूष। और तेरा गुड़िया? आरती। चलो हेडिंग डालो बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, ये सेकेंड चैप्टर है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। नया चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक, अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि एटम के अंदर का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक, एक साइंटिस्ट था डाल्टन, तो डाल्टन ने ये बताया था कि एटम जो है उसको हम लोग फर्दर छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड नहीं कर सकते। उसने बताया था कि एटम जो है वो सबसे छोटा यूनिट है किसी मैटर का, एटम से छोटा कुछ नहीं होता। इस बात को कुछ साइंटिस्ट थे जैसे सर जे थॉमसन, गोल्डस्टीन और जेम्स चैडविक ने दिल पे ले लिया कि बोले अच्छा कैसे हम लोग नहीं तोड़ सकते। तो उन्होंने क्या किया, इस एटम के अंदर से निकाल दिया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक, तो ये इनके अंदर पाए जाते हैं, इन्हें कहते हैं अपन सब एटॉमिक पार्टिकल्स। क्या कहते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब यानी एटम, सब यानी अंदर, एटॉमिक यानी एटम के अंदर रहने वाले पार्टिकल्स। समझ में आ गया भैया? ठीक, तो अभी इनकी डिस्कवरी कैसे हुई, कैसे निकला, उसके एक्सपेरिमेंट है अपने सिलेबस में, लेकिन वो बहुत बोरिंग एक्सपेरिमेंट है, तो उसको अपन लोग लास्ट में पढ़ेंगे लास्ट में, काम का नहीं है कुछ भी। अभी अपन लोग ये मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज हो गई। ठीक है, मान सकते हैं इतना, है ना। 3 सब एटॉमिक पार्टिकल है, फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक, कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स है अपने पास? एक है इलेक्ट्रॉन जिसको अपन E- से शो करते हैं, एक है प्रोटॉन जिसको P+ से शो करते हैं, और एक है न्यूट्रॉन जिसको अपन N के ऊपर 0 से शो करते हैं। ठीक है जी, इसका जो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ये होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जितना इस पे नेगेटिव चार्ज होता है प्रोटॉन पे, उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है, +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और न्यूट्रॉन को न्यूट्रॉन क्यों बोलते हैं? क्योंकि उस पर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक, इसके मास की बात करें तो इसका मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक, प्रोटॉन का मास होता है 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg, और न्यूट्रॉन का मास होता है 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक, मास है उनका, निकाला हुआ है। कैसे निकाला ये अपन इत्मीनान से पढ़ेंगे बाद में। ढूंढा किसने? तो डिस्कवर्ड बाय, इसको ढूंढा था इलेक्ट्रॉन को सर जे थॉमसन ने। किसने ढूंढा था? सर जे थॉमसन। सर क्यों लगा है इसके नाम के आगे? इसको नाइटहुड मिला हुआ था। नाइटहुड समझते हो आप में इसको क्रिकेट देखता है, जेमी एंडरसन को जानते हो? जेमी एंडरसन एक बॉलर है इंग्लैंड का, बहुत बड़ा है। हाँ, गेम ऑफ थ्रोन्स नहीं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत आगे जाओगे बेटा आप, है ना। इतना आगे चले जाओगे कि वापस नहीं आ पाओगे, है ना। खैर, जो है तो इंग्लैंड में एक प्रथा है, जो लोग बहुत ज्यादा अपनी फील्ड में कामयाब हो जाते हैं, किसी भी फील्ड में, उनको नाइटहुड दिया जाता है। नाइटहुड पहले के जमाने में जो अच्छे लड़ने वाले लड़ाके होते थे उनको दिया जाता था, है ना। उसके बाद उससे हटा करके उनको तो दिया ही जाता है अभी भी, जो लोग अच्छे साइंस की फील्ड में आगे चले जाते हैं, स्पोर्ट्स की फील्ड में आगे चले जाते हैं। तो अभी रिसेंटली जेमी एंडरसन है, वो बहुत अच्छा बॉलर है, उसको नाइटहुड। अच्छा, एक वो फुटबॉलर भी है डेविड बेकम, सुना नाम उसका? उसको भी नाइटहुड मिला है अभी रिसेंटली, सर डेविड बेकम हो गया वो। ठीक है, इज्जत दे दी उसको, सर लगा दिया उसके नाम के आगे। तो ये साइंस की फील्ड में इसके नाम के आगे क्या लगा है? सर। छोटा मोटा आदमी, बड़ा आदमी? बड़ा आदमी। आगे काम आएगा क्यों बड़ा आदमी है, क्या करेगा। इसको ढूंढा उसने था, किसने? जे थॉमसन ने। किसको ढूंढा था? इलेक्ट्रॉन।
नेम्ड बाय, नाम रखा था, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था स्टोनी, थोड़ा सा पथरीला किस्म का था, तो उसका नाम क्या पड़ गया, स्टोनी, तब से उसको उसने नाम दिया था। ठीक है, अच्छा प्रोटॉन को किसने ढूंढा था, किसी को आइडिया, एनीवन, पढ़े होगे बचपन में, प्रोटॉन को ढूंढा था गोल्डस्टीन नाम के साइंटिस्ट ने, किसने, गोल्डस्टीन। और न्यूट्रॉन को किसने ढूंढा था, एनी आइडिया, बहुत बढ़िया, जेम्स चैडविक ने ढूंढा था। ठीक है, तो फिलहाल आप इतना लिख लें, इतना लिखने के बाद में फिर अपन देखेंगे अंदर से कैसा पाया जाता है ये करके, है ना। चलो, तेरे को दिख रहा है दोस्त पीछे से पीयूष, बढ़िया भैया, हो गया बेटा, लिख लिए, चलो आगे बढ़ेंगे। अब ये ढूंढ लिया हम लोगों ने कि एटम के अंदर क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके पहले जो साइंटिस्ट था बड़ा, डाल्टन, उसने कहा था कि ये सॉलिड बॉल है, जैसे ठोस बॉल है, लोहे की बॉल होती है ना वैसी बॉल है, ठोस, अंदर कुछ नहीं होता। लेकिन अब हमको पता चल गया कि इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। तो अब हम लोगों के अंदर, मतलब हमारे जो पूर्वज थे उन लोगों के अंदर ये खलबली मचने लगी कि ये इलेक्ट्रॉन सेंटर में रहता है कि प्रोटॉन सेंटर में रहता है कि न्यूट्रॉन सेंटर में रहता है, इन लोगों का अंदर अरेंजमेंट कैसा है, सारे लड़के एक तरफ बैठे हैं, सारी लड़कियां एक तरफ बैठी हैं, या आगे लड़के बैठे हैं पीछे लड़कियां बैठी हैं, किस टाइप का बैठे हैं, समझ में आ रहा है ना। तो उसके लिए अलग अलग मॉडल दिए गए, तो हेडिंग डालेंगे एटॉमिक मॉडल्स। एटॉमिक मॉडल्स, इसमें सबसे पहला मॉडल था, आपने सुना होगा नाम, सर जे थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। हाँ जी, किसी को और इसका एक और नाम पता है कि किसी को थोड़ा बहुत, एक फेमस नाम था इसका, वाटरमेलन मॉडल ऑफ एटम, सुना है क्या, एक और नाम था, एक और, एनीवन, इसको कहते थे प्लम पुडिंग मॉडल, और एक और नाम था, इसको कहते हैं रेजिन पुडिंग मॉडल। अच्छा, किसी के मुंह से मैंने क्रिसमस पुडिंग मॉडल भी सुना, क्रिसमस पुडिंग मॉडल। तो भाई साहब इसके बहुत सारे नाम, वो कहावत सुनिए हमने, नाम बड़े दर्शन छोटे, उसका जीवंत उदाहरण है ये, है ना। ये क्या मॉडल है, ये कहता है, देखना इधर बाद में लिखते रहना, ये कहता है कि एटम जो है ये एक पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर, पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, याद आ रहा है थोड़ा बहुत, कहां है बोलो, यहां पे बीच बीच में क्या है, एम्बेडेड, याद आ रहा है क्या, किसके जैसा, लाइक सीड्स ऑफ वाटरमेलन, याद आ रहा है। तो ये है नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स, खत्म हो गया मॉडल, इतना ही बड़ा मॉडल है, समझ में आया, क्या बोल दिया, पूरा एटम कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स यहाँ बीच बीच में रैंडमली धसे हुए, समझ में आ गया पक्का, ठीक, चलो इतना नोट करो। फिर अब इसमें क्या क्या ऐसा होता है क्या, एटम है, एटम कैसा होता है, बीच में क्या पाया जाता है एटम के, न्यूक्लियस, ये वाली जगह क्या होती है, यहाँ क्या पाया जाता है, कुछ नहीं, खाली जगह होती है ना, और बाहर कौन पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन, समझ आया, ठीक, वो बाद में देखेंगे अपन, फिलहाल आप इतना नोट करो, बन गया चित्र, लिखेंगे भैया ड्रॉबैक्स, क्या कमी लग रही है आपको, क्या मजा नहीं आया आपको, हैं, हम जो एटम जानते हैं उस एटम में सेंटर में क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन कहां घूमते हैं, बाहर, है ना। ये न्यूक्लियस हल्का होता है भारी होता है, एटम का सारा मास कहां कंसंट्रेटेड होता है, न्यूक्लियस में होता है कि पूरे में बटा होता है, ये जगह कैसी है बीच की, खाली जगह, खाली जगह तो वहां मास होगा क्या, एटम के भारी भारी लोग कहां पाए जाते हैं, न्यूक्लियस, तो एटम का सारा भार कहां कंसंट्रेटेड है, सेंटर, इसके अनुसार एटम का सारा भार कहां है, बराबरी से बटा हुआ है, बीच में कहीं दिख रहा है क्या मास, नहीं, ये पूरे में क्या हुआ है, फैला हुआ है, समझ में आया भैया, ठीक, तो ये पहला ड्रॉबैक, तो लिखेंगे भैया नंबर 1, पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ एटम, ड्रॉबैक्स लिखेंगे, ड्रॉबैक्स में नंबर 1, पॉजिटिव चार्ज
and mass of atom is considered to be evenly distributed over the whole atom, WHOLE whole atom। ठीक। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या कर रहे हैं? ये इलेक्ट्रॉन यहाँ खड़े हुए हैं या गोल गोल घूम रहे हैं? गोल गोल घूम रहे। इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमते हैं। अच्छा, यहाँ क्या है? हम लोगों ने क्या पढ़ा? ये पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है जिसमें नेगेटिव चार्ज इट इज एम्बेडेड लाइक क्या? सीड्स ऑफ वाटरमेलन। एम्बेडेड का क्या मतलब होता है? धसा हुआ है ना? धसा हुआ है, फंसा हुआ है, गोल गोल घूम पाएगा क्या? है यहाँ फंसा हुआ है, गोल गोल घूम पाएगा क्या? नहीं। जबकि हम लोग क्या जानते हैं? इलेक्ट्रॉन क्या करता है? गोल गोल मोशन करता है ना? वाटरमेलन का बीज, वाटरमेलन देखा है सबने? उसका बीज गोल गोल घूम सकता है। जगह है क्या वहां? अगर ये वाटरमेलन की जगह पपीता मॉडल होता, पपीता देखा है आपने? पपीता कैसा होता है? बीच में से खोखला होता है ना? पपीता बीच में से खोखला होता है। इस टाइप का पपीता बीच में से खोखला है। यहाँ बीच में बीज पाए जाते हैं, अपन लोग चम्मच से निकाल के फेंकते हैं काले काले बीज। एक खाली जगह में यहाँ बीज पाया जाता तो घूमने की जगह होती नहीं होती? होती। घूम भी सकता था, खाली जगह है। लेकिन वाटरमेलन में घूमने की जगह है क्या? तो इस मॉडल के अनुसार क्या होगा? इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे धसा हुआ है, गोल गोल घूम सकता है क्या? नहीं। तो लिखेंगे ड्रॉबैक नंबर 2, द मॉडल इज स्टैटिक। does not show movement of electrons, inside atom, अंदर में गोल गोल घूमना नहीं दर्शा सकता। ठीक है। अच्छा, देखा है सबने? तरबूज देखा है? कभी आपने तरबूज काटा है क्या? कभी तरबूज काटना तो आप देखोगे कि बीच में 2 ठोक बीजा मिलेगा आपको। उसके बाद फिर 8 बीजे लगे होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद 18 बीजे लगे होते हैं। देखा है आप लोगों ने? किसी ने देखा है? देखो, हाँ बोल रहा है भाई। है नहीं, लेकिन ऐसे होते हैं कि 2 और 8 और 18। तरबूजे में कैसा बीज लगा होता है? रैंडम होता है कि कोई फिक्स्ड अरेंजमेंट होता है? रैंडम होता है ना, कहीं भी लगा होता है। कहाँ होता है तरबूजे का बीजा? जहां तरबूजे की इच्छा होती कि वो आपसे पूछ के लगाएगा। बीच में 2 लगा देता हूँ मालिक, फिर 8 लगा देता हूँ, फिर 18, फिर 32। ऐसा होता है क्या? तरबूजे का बीजा कहाँ होता है? जहां तरबूजे का मन होता है। कोई उसका फिक्स्ड अरेंजमेंट है? लेकिन हम लोग तो जानते हैं कि पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, आपने कॉन्फ़िगरेशन लिखी बचपन से, 281 282। पहले सेल में कितना इलेक्ट्रॉन आता है? 2। इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट कैसा है? फिक्स। लेकिन यहां आपने फिक्स बनाया? कहीं भी बना दिया? कहीं भी बना दिया? गिन के बनाया क्या? नहीं, कुछ भी बना दिया। मतलब यहां अरेंजमेंट फिक्स है क्या? नहीं। तो लिखेंगे तीसरा ड्रॉबैक, देयर इज नो फिक्स्ड अरेंजमेंट, of electrons inside atom, समझ में आ गया? पक्का? ठीक। अच्छा, तो अब ये इतना गलती वाला मॉडल, इसमें कुछ भी सही नहीं है, तो लोग इसको मानने के, अच्छा इसके पीछे कोई साइंटिफिक प्रूफ भी तो, जैसे आप लोगों ने वो सुना है कि अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट एक होता है, पढ़ेंगे अपन, रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था, है ना? उसने एक्सपेरिमेंट किया। यहां कोई एक्सपेरिमेंट हुआ है क्या? नहीं। जे थॉमसन सोए थे, उनके सपने में एटम का फोटो बना, और दूसरे दिन उठे और माइक लेके पूरी दुनिया को चिल्ला चिल्ला बता दिए कि ऐसा होता है एटम करके। तो लोग बेवकूफ थे, उनकी बात मान गए हैं। ये एक छोटे मोटे आदमी थे, क्या लगा इनके नाम के आगे? सर जे थॉमसन है। ये कौन है? ये इलेक्ट्रॉन के जनक है, फादर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन्होंने ढूंढा इलेक्ट्रॉन को, है ना? छोटे मोटे आदमी, बड़े आदमी। लोग इनकी बात मानेंगे नहीं मानेंगे? अभी आपने सुना होगा ना कि नर्क में कढ़ाई चढ़ी है, तेल हो रहा है, उसमें गर्म करेंगे, इस टाइप का। स्वर्ग में क्या क्या मिलता है करके, ऐसे सब सुना है ना आप लोगों ने? गए हो आप
नरक कभी कभी गए हो स्वर्ग? नहीं। आपने किसी ने दिखाया आपको, फोटो दिखाई नरक स्वर्ग की? किसी ने दिखाई? लोग मानते हैं ना नरक और स्वर्ग में, लोग मानते हैं ना, क्या वो जन्नत और वो क्या कहते हैं दूसरे वाले को, जन्नत में क्या वो 72 हूरें मिलेंगी और वो दुनिया भर की कहानी सुनी ना आप लोगों ने, है? तो वो कहाँ से आई? वो किसी ने कही तो बड़े आदमी थे, कही तो मान लिया, ऐसे कोई छोटा मोटा कहता तो बात मानते क्या लोग? नहीं। तो सर जे जे थॉमसन बड़े आदमी थे, लोगों ने उनकी बात मान ली। लेकिन आप जैसे कुछ लोग हैं जो सही में साइंस के प्रति उत्सुक हैं, मैं घर जाके इस बात पे हंसूंगा पहले 5 मिनट, है ना, कि मैं क्या बोल गया करके। तो जो लोग साइंस के प्रति उत्सुक हैं, वो लोगों ने क्या किया, वो लोगों ने सवाल उठाए कि ऐसे कैसे सर जे जे थॉमसन की बात मान रहे, होता कौन है वो करके। तो सर जे जे थॉमसन के स्टूडेंट थे रदरफोर्ड। कौन थे स्टूडेंट? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड को बुरा लगा यार, बोले मेरे टीचर के खिलाफ लोग ऐसा बोल रहे हैं करके। तो रदरफोर्ड ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया। क्यों एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया? वो दुनिया को ये बताना चाहते थे कि सर जे जे थॉमसन, ये मिट जाएगा क्योंकि मैं रबर पकड़ा हुआ हूं, हाँ, तो दुनिया को ये बताना चाहते थे कि सर जे जे थॉमसन ये जो दुनिया को एटम की पिक्चर दिखा रहे हैं, ये पिक्चर सही है। ये प्रूफ करने के लिए सर जे जे थॉमसन ने एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया। लेकिन जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तब उनको पता चला कि अरे बाप रे, सर जे जे थॉमसन तो भयंकर बड़े झूठे आदमी हैं, उन्होंने तो बहुत उल्टी सीधी बातें बताई दुनिया को, है ना। मगर वो कब पता चला? एक्सपेरिमेंट करने के बाद। समझ में आया? ठीक। तो हेडिंग डालेंगे भैया, ये समझ में आ गया मॉडल, इसमें क्या गलती थी? ये बहुत सड़ा हुआ मॉडल है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक। अगला हेडिंग डालेंगे भैया, रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक। अल्फा पार्टिकल, सबसे पहले अल्फा पार्टिकल क्या होता है समझना पड़ेगा अपने को। अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम, जिसका एटॉमिक नंबर 2 है, मास नंबर 4 है, इस पे +2 चार्ज, इसको बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। डाई पॉजिटिव हीलियम। ठीक। अच्छा, ये जो नीचे लिखा है ना, इसको कहते हैं उसका एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर यानी क्या होता है? एटॉमिक नंबर यानी होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक। जो ऊपर लिखा है इसको कहते हैं उसका मास नंबर। मास नंबर यानी होता है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन। ठीक। अब हीलियम के लिए एटॉमिक नंबर कितना दिख रहा है? 2, यानी इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे बेटा? 2 प्रोटॉन्स है। मास नंबर कितना नजर आ रहा है आपको भैया? 4। मास नंबर क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन कितने मेरे पास? 2 प्लस न्यूट्रॉन बराबर 4, तो यहां से न्यूट्रॉन बराबर कितना आ जाएगा? 4 - 2 बराबर कितने न्यूट्रॉन होंगे इसके पास? 2। समझ में आए? तो ये जो हीलियम का एटम होता है, इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, और बाहर जो शेल होता है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं? 2। समझ में आ गया? इसको बोलते हैं हीलियम का एटम। अब मेरे को इससे कौन सा आयन बनाना है? दिस इज हीलियम एटम। मेरे को क्या बनाना है? हीलियम का +2। +2 कैसे बनेगा? इसमें से मैं 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा। क्या करूंगा बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले निकाल दिए। तो अब मेरे पास क्या बचा है बोलो? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। क्या चीज है ये? हीलियम का न्यूक्लियस। समझ में आया? कौन सा चार्ज होता है हीलियम न्यूक्लियस पे? पॉजिटिव चार्ज। समझ में आ जाएगा पक्का? ठीक। यहां तक के मैंने क्या पढ़ाया? ये रदरफोर्ड कौन है? ये कोई आदमी है, साइंटिस्ट है। उसने क्या किया? अल्फा पार्टिकल बिखेरने वाला एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है। तो पहले हमें क्या पता होना चाहिए? अल्फा पार्टिकल क्या है। अब वो कैसे बिखेरेगा वो अगले बात, इसके बाद। समझ में आ गया अल्फा पार्टिकल क्या होता है? समझ में आ गया? अल्फा पार्टिकल क्या होता है? हीलियम में से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए, उसको क्या बोलते हैं? अल्फा पार्टिकल। समझ में आया? चलो इतना नोट करो फटाक से। ये कौन सी क्लास में रहता है? ये रहता है ना 9th 10th में? 9th में था? क्या बात कर दी सर आप 9th की? 10वीं कैसे पास हुए हैं? नहीं,
वही नहीं पता है। क्या नंबर थे तुम लोगों के? हैं? मत पूछो सर। हैं? पास हो गए? कौन से स्कूल में? डीपीएस? डीपीएस में बच्चा ऐसा बोल रहा है कि मैं पास हुआ, तो बहुत बड़ा स्कूल है डीपीएस। दुर्ग में हो? डीपीएस रिसाली में हो? डीपीएस रिसाली में लोग विदेश विदेश से एडमिशन लेने के लिए आते हैं भाई साहब, है ना? हैं? हाँ? पीछे बैठा है तेरे लड़का, वही आया उड़ीसा से। वेस्ट बंगाल से है? तू भी रिसाली में? अच्छा, एक ही डीपीएस रिसाली के हो सब? बाप रे, ऐसा क्या है डीपीएस रिसाली में, मेरे को भी समझ नहीं आया। है? 4 दिन हुआ है, सेम नहीं, ये तो पुराने हैं ना। तुम लोग भी अभी अभी एडमिशन लियो? तुम लोग नर्सरी से पढ़ रहे हो? तो इनको ज्यादा पता होगा ना इनका स्कूल कैसा है। तो तेरे को 4 दिन हुआ है। तेरे को भी आगे आएगी सच्चाई सामने। मगर ठीक है, चलो, हर जगह सब प्रकार के लोग रहते हैं। हाँ 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 हाँ। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड बन गया वो। ऑक्सीडेशन नंबर में भी तो वही करते थे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, ऑक्सीडेशन नंबर से ही तो निकालेगा। नहीं तो पहले कैसे निकाली ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकाली हो? ऑक्सीडेशन नंबर से ही निकाली ना, तो कौन सा मेथड बन गया वो? पता नहीं क्या कर रही भगवान ने। अब वो अपना अपना लोगों का स्टाइल होता है, क्या पता आ रहा होगा आंसर, तो आ रहा होगा, कहीं सीखी होगी। हो गया, बना लिए? यहां तक के लिख लिए सब लोग? अब वो भाई ने क्या किया हो एक्सपेरिमेंट देखेंगे अपन, हटा दूं मैं? हो गया? कोई लिख रहा है? एनीवन? नहीं, चलो आओ। अब वो भाई ने क्या किया देखो, अब यहाँ ना हर चीज काम की है, कोई भी चीज ऐसे बेकार नहीं है। उसने सबसे पहले एक लेड का बॉक्स बनवाया। अच्छा, ये जो एक्सपेरिमेंट है ये रदरफोर्ड ने डिजाइन किया था, लेकिन रदरफोर्ड ने खुद परफॉर्म नहीं किया था, परफॉर्म किया था उसके 2 स्टूडेंट्स ने। ठीक है, अब ये जो साइंटिस्ट लोग हैं, ये कहाँ मिलते हैं साइंटिस्ट लोग? अभी ये शाम के मैं सिविक सेंटर की जो चौपाटी है वहां जाऊंगा तो साइंटिस्ट लोग चाउमीन बना रहे होंगे क्या? है? नहीं, कहाँ मिलेंगे साइंटिस्ट लोग? नहीं, कहाँ मिलेंगे साइंटिस्ट? आप है? नहीं तो लैब कहाँ है आपके घर में? एक आध लैब है? रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ कहाँ होते हैं? रिसर्च इंस्टीट्यूट मतलब कहाँ? आप सोचो कहाँ होती होगी। लैब में बोल रही हो? लैब बढ़िया चीज है, लैब। लैब कहाँ मिलेगी? स्कूल में, कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में। लेकिन स्कूल वालों से आपको उम्मीद है कुछ वो साइंटिस्ट बन पाएंगे? नहीं, कॉलेज वाले भी ऐसे ही हैं। यूनिवर्सिटीज जो होती हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज, वो यूनिवर्सिटी के साथ में रिसर्च सेंटर भी वहीं होता है ना? तो वहां अपने को साइंटिस्ट लोग मिलते हैं। अब वो एक कोई आदमी है जो 12वीं पास हुआ, फिर बीएससी किया, एमएससी किया, पीएचडी किया, फिर पीएचडी करने के बाद वो रिसर्च करता है। तो पीएचडी करने वाले के नीचे 2-4 पीएचडी स्कॉलर होते हैं। जैसे मैंने पीएचडी कर ली तो मैं नीचे 2-4 में गाइड बन गया, मेरे नीचे 2-4 लोग रिसर्च कर रहे हैं। समझ में आया? तो वैसे ही मतलब सर जे थॉमसन थे, उनके नीचे रदरफोर्ड, रदरफोर्ड के नीचे उनके 2-4 स्टूडेंट। तो डिजाइन तो उसने किया, बताया, दिमाग लगाया, मगर किया एक्चुअल में उसके 2 स्टूडेंट ने। अब वो क्यों? ये एक लेड का बॉक्स है। काय का बॉक्स है? लेड। लेड एक एलिमेंट है, पीबी, उसका बॉक्स बनवाया। यहां उसने रखा है, यहां उसने रखा है, यहां पे रेडियो एक्टिव सोर्स, रेडियो एक्टिव सोर्स इमिटिंग अल्फा पार्टिकल। जो पीछे अल्फा पार्टिकल पड़ क्या है? रेडियो एक्टिव सोर्स है जो इमिट कर रहा है।
तो अब सोचो रदरफोर्ड अपने हाथ में लेके कपूर का दिया थोड़ी नहीं जला रहा है, रेडियो एक्टिव मटेरियल है, खुद लेके बैठेगा क्या? नहीं, उसने आके जूनियर लोगों को टिका दिया, बता रहा हूँ ऐसा ऐसा करो, जाओ और देख के बताना मेरे को क्या हुआ करके। समझ में आया? ठीक। अच्छा, लेड का ही बॉक्स क्यों लिया? तो लेड की एक खास बात होती है, लेड एब्जॉर्ब्स रेडियो एक्टिव रेडिएशंस। रेडियो एक्टिव रेडिएशन जो है उसको लेड क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। आज भी जो न्यूक्लियर प्लांट है वहां से न्यूक्लियर वेस्ट निकलता है, हर प्लांट से निकलता है, कचरा है वो, तो उसको क्या करते हैं, सुबह गाड़ी वाला आता है उसको दे देते हैं, नीला कचरा है भैया, सूखा कचरा है, नीले डब्बे में डाल के दे देते हो। दे सकते हो? नहीं, क्यों नहीं दे सकते? वो ले जाके अगर सही में रख दे दोगे, डाल देगा, तो पूरे शहर में रेडियो एक्टिव रेडिएशन फैल जाएगी, सब लोग आड़े तिरछे हो जाएंगे। तो ऐसा करते हैं क्या अपन? नहीं। रेडियो एक्टिव वेस्ट को कैसे वो करते हैं अपन लोग, ठिकाने कैसे लगाते हैं? तो अपन ना लेड के बक्से बनवाते हैं। लेड के बक्सों में एक खास बात होती है कि रेडिएशन इधर बाहर नहीं आएंगे, समझना, ये रोक देगा उसको बाहर आने से। उसमें भर दिए, अब कोई बक्सा खोल भी सकता है, तो इसमें बंद करके हम लोग सुनसान जगह देखते हैं, रेगिस्तान वेगिस्तान इस टाइप का, वहां बहुत गहरा गड्ढा खोदते हैं, वहां नीचे फैसिलिटी बनाते हैं, कमरा बनाते हैं, वहां ले जाके बंद करके ताला मार देते हैं। अभी 2-4 दिन पहले एक ऐसी फैसिलिटी बनाई गई है, कहीं पर मैं पढ़ा था न्यूज में, 1 लाख साल के लिए उसमें बंद करके रख देंगे, 1 लाख साल के लिए, समझ रहे हो? तो ऐसे लेड का बॉक्स, लेड का क्या खास बात है? रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, इससे इधर पीछे की ओर रेडिएशन नहीं आएगी। यहां पे खुला हुआ है ये बॉक्स, तो रेडिएशन यहां से बाहर निकलेगी। समझ में आया? तो ऐसे रेडिएशन यहां से बाहर निकल रही है, ऐसी पूरी बीम। ठीक। रदरफोर्ड कहां खड़ा रहेगा? यहां खड़ा होकर देखेगा क्या? रदरफोर्ड वैसे तो अपने कमरे में बैठा है, लेकिन उसके जो स्टूडेंट लोग हैं वो सामने खड़े होकर देखेंगे, पीछे से, पीछे से रहेंगे ताकि सुरक्षित रहे वो लोग। ठीक। अब ये इतना दूर तक फैल रही है, आगे जाने पर और फैल जाएगी, उधर उधर तक चले जाएगी, तो इसको एक सिंगल लाइन में कन्वर्ट करने के लिए इसके बाद उन्होंने क्या किया, लेड के 2 टुकड़े लिए और उनको ऐसा अरेंज कर दिया। इसको बोलते हैं अपन लेड की स्लिट। इससे क्या फायदा होगा? ये जो रेडिएशंस हैं ये आगे जाके रुक जाएंगी, आगे नहीं जाएंगी, यहां से बीच में से एक सिंगल रेडिएशन बाहर निकलेगी। समझ में आ गया? पतली हो गई रेडिएशन। ठीक। अब आगे कौन सी फॉइल रखी थी? गोल्ड फॉइल। बहुत बढ़िया। तो यहां उन्होंने गोल्ड की फॉइल रखी थी। क्यों गोल्ड की फॉइल रखी थी? बाकी साइंटिस्टों से ज्यादा अपने आप को बड़ा आदमी बताना चाहते थे, साले देख मैं गोल्ड की फॉइल में एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, तुम लोग गरीब लोग हो, ऐसा कुछ था क्या? क्यों रखी थी गोल्ड की फॉइल? बहुत मैलिएबल है। बहुत बढ़िया। मैलिएबल का क्या मतलब है? मैलिएबल का मतलब है कि हम लोग उसको ठोक ठोक के भयंकर पतला कर सकते हैं। समझ में आया? वो काजू कतली खाई, काजू कतली के ऊपर काय की फॉइल होती है? सिल्वर। अपन लोग खा लेते हैं ना। सोचो सिल्वर की फॉइल की जगह मैंने एल्यूमिनियम फॉइल, जिसमें रोटी रख के आता है आपका, एल्यूमिनियम फॉइल लगाया, खा के देखो एक बार, चब रहा है? नहीं चबेगा। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम का फॉइल कैसा है? मोटा। सिल्वर का फॉइल कैसा है? पतला। गोल्ड का भी फॉइल बनता है, वो सिल्वर के फॉइल से भी पतला होता है, भयंकर पतला। अब इतना पतला फॉइल लेने से क्या फायदा होगा? सोचो अगर मैं मोटा फॉइल ले लूं तो मोटे फॉइल में क्या होगा? बहुत सारे एटम की थिकनेस होगी, तो ऐसे बहुत सारे एटम्स पाए जाएंगे, बहुत सारे एटम्स ऐसे दूर तक के, मोटा होगा ना। समझ में आया भैया? ऐसे बहुत सारे एटम होंगे। अब याद करो, अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो, वो क्या हुआ था, रेडिएशन जो है, वो जो रेडिएशन यहां से निकली थी वो कैसी चली गई थी? सीधी, अनडिफ्लेक्टेड। जो यहां पास आई थी वो रेडिएशन में क्या हो गया था? ऐसे डिफ्लेक्शन हो गया था। याद आ रहा है? ये रेडिएशन पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। अल्फा पार्टिकल पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। दोनों पे रिपल्शन हुआ, ये इसके पास आया, न्यूक्लियस धक्का मार, चल रिपल पास पता, तो इधर आ गया। अगर ये बिल्कुल सामने से आई थी तो न्यूक्लियस ने उल्टा पलट दिया था उसको। याद आया? जो रेडिएशन यहां से चले गई थी उन पे रिपल्शन नहीं हुआ था। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड अनडिफ्लेक्टेड, सीधी चले गई थी। याद आ रहा है? अभी अगर सोचो, अगर इतनी मोटी फॉइल होती, इतनी मोटी फॉइल, केवल इसको देखना, जो रेडिएशन यहां से सीधी पास होती, यहां से, ये रिपेल होती क्या? नहीं, लेकिन ये यहां जाके क्या हो जाती? रिपेल हो जाती। समझ में आया? जो रेडिएशन कहां से बनाऊं मैं, यहां से सीधी पास होती हो, यहां जाके रिफ्लेक्ट हो जाती। समझ में आ रहा है? जो रेडिएशन यहां से सीधी पास होती वो यहां जाके रिफ्लेक्ट हो जाती। तो हम लोगों को सही रिजल्ट मिलता है या खराब रिजल्ट मिलने लगता? खराब रिजल्ट, गलत रिजल्ट मिलने लगता।
हम लोग किसके बारे में पढ़ना चाहते हैं? एक एटम के बारे में, एक एटम कैसा व्यवहार करता है। मैं पढ़ना चाहता हूं कि एक कुत्ता कैसा व्यवहार करता है, तो मैं बिल्ली लेके बैठूंगा तो काम चलेगा क्या? मेरे को कुत्ता लेके बैठना, और कुत्तों का झुंड लेके बैठूंगा तो चलेगा क्या? मेरे को क्या लेके बैठना है? एक कुत्ता। कुत्तों का झुंड होगा तो अटैक कर देगा, लेकिन एक कुत्ता होगा तो फिर, मेरी बात आ रही समझ में? अगर मेरे को एक एटम का व्यवहार देखना है तो मेरे को स्टडी भी किसकी करनी चाहिए? एक एटम की या ग्रुप ऑफ एटम्स की? एक एटम की। अब एक एटम, ये भी एटम से बना हुआ है, इसमें से एक एटम निकालना पॉसिबल है क्या? नहीं। तो हमने उसने गोल्ड का फॉइल चुना। क्यों? गोल्ड की एक खास बात होती है, हम उसको दबा दबा के, पीट पीट के इतना पतला कर सकते हैं कि वो लिटरली केवल एक एटम थिक लेयर में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें? एक एटम थिक लेयर में। समझ में आया पक्का? यहां बीच में उसका न्यूक्लियस आ गया, यहां बीच में न्यूक्लियस आ गया, यहां न्यूक्लियस आ गया, ये न्यूक्लियस आ गया, ये न्यूक्लियस आ गया, ये न्यूक्लियस आ गया। ठीक है जी। अब यहां से रेडिएशन निकली, जो रेडिएशन यहां से निकलेगी वो कैसी चले जाएगी? स्ट्रेट, अनडिफ्लेक्टेड चले जाएगी। समझ में आ रहा है? जो रेडिएशन यहां से निकलेगी वो भी कैसे चले जाएगी? अनडिफ्लेक्टेड। तो मोस्ट ऑफ द रेडिएशंस कैसी निकल गई भैया? बोलो, अनडिफ्लेक्टेड। अब जो रेडिएशन थोड़ा और पास से गुजरेगी यहां से, अरे यार कलर चेंज नहीं हुआ क्या? जो रेडिएशन थोड़ा और पास से गुजरेगी यहां से, तो ये रेडिएशन पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव, दोनों में रिपल्शन होगा और ये किधर जाने लगेगी? उस तरफ। समझ में आया? जो रेडिएशन यहां से निकलेगी वो भी किधर जाने लगेगी? इस तरफ। जो यहां से निकलेगी वो कहां जाने लगेगी? बात आ रही मेरी समझ में? ठीक। जो रेडिएशन एकदम सामने आ जाएगी, बिल्कुल सामने, वो रेडिएशन टकरा के कहां चले जाएगी? वापस। समझ में आया? अब हमें कैसे पता चलेगा ये जो रेडिएशंस हैं, ये सारी रेडिएशन जो हैं, दीज रेडिएशंस आर इनविजिबल रेडिएशन। सन की किरणें आ रही, हमको दिख रहा है क्या? उसमें अल्ट्रावायलेट लाइट है, दिख रही है क्या? नहीं दिख रही। वैसी टाइप की रेडिएशंस है, इनविजिबल। तो इसको पकड़ने के लिए कि हम देख पाए इन रेडिएशन को, हम लोग यहां पर एक ऐसी ना गोलाकार, कलर चेंज करने जाता हूं, हो नहीं पाता है मेरे से, एक ऐसी गोलाकार, हम पूरा गोल है ना बेटा, इमेजिन करते चलना, इधर से भी ऐसा ऐसा गोल एक क्या लगा देंगे हम? स्क्रीन। गोल एक पर्दा लगा दिया। इस पर्दे के नीचे में यह है एक रिवॉल्विंग स्क्रीन, गोल गोल घूम सकती, रिवॉल्विंग स्क्रीन कोटेड विथ ZnS नाम का एक सब्सटेंस ले लिया, जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड जो होता है ये फ्लोरेसेंट होता है। कैसा होता है? फ्लोरेसेंट। अब इससे क्या होता है? फ्लोरेसेंट का क्या मतलब है? जब भी कोई चीज इससे टकराती है ये चमकता है, टकराएगी तो चमकेगा। समझ में आया? अब हमने अंधेरा कर लिया, हमने यहां से रेडिएशन छोड़ी, हमने देखा वो रेडिएशन यहां पे चमका, मतलब हमने मार्क कर लिया कि रेडिएशन कहां जाके टकराई? यहां। फिर हमने दूसरी रेडिएशन छोड़ी, हमने देखा यहां पे चमका, तो हमने यहां मार्क कर दिया रेडिएशन यहां जाके टकराई। तीसरी रेडिएशन छोड़ी, यहां चमका। चौथी रेडिएशन छोड़ी, कहीं नहीं चमका। इसका क्या मतलब है? वो आई और वापस चलेगी। समझ में आ गई बात पक्का? ठीक। ऐसे करके उसने देख लिया, उसने ये मेजर किया कि ज्यादातर टाइम 99.9% टाइम यही चमक रहा है, मतलब सारी रेडिएशंस कैसी चली जा रही हैं? सीधी। कुछ टाइम यहां चमक रहा है, मतलब कुछ रेडिएशन डिफ्लेक्ट हो रही है, और वेरी रेयर टाइम्स कुछ भी नहीं चमक रहा है, मतलब रेडिएशन पीछे चले जा रही है। बात आ गई समझ में? ये उसने देखा। ठीक। चलो आप चित्र बनाओ, फिर उसने देख के क्या समझा वो अपन लिखेंगे। ठीक है, चलो बनाने की कोशिश करो। बना लिया बेटा? गोल्ड का फॉइल क्यों लिया था? क्योंकि गोल्ड का फॉइल सबसे ज्यादा मैलिएबल है, पतला हो जाएगा। ठीक है, हो गया बेटा बनाना? किसी बचा है बनाना? एनीवन? उधर विराट, चलो है एक ना, एक तरफ बनाना आप लोग ऐसा दो कॉलम बना लेना। एक तरफ लिखना ऑब्जर्वेशन और एक तरफ लिखना कंक्लूजन। ऑब्जर्वेशन का क्या मतलब है?
क्या देखने को मिला? कंक्लूजन का क्या मतलब है? उससे क्या उसने नतीजा निकाला। बहुत जरूरी, घर से, घरवाली का है? क्या हो गया अंदर? हाँ, चलो एक तरफ लिखेंगे क्या ऑब्जर्वेशन, एक तरफ लिखेंगे कंक्लूजन। ऑब्जर्वेशन में लिखेंगे बेटा मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, मोस्ट ऑफ द, ऑब्जर्वेशन में नंबर 1 लिखेंगे मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स नियरली 99.9%, most of the alpha particles nearly 99.9% passed undeflected, most of the alpha particles nearly 99.9% passed undeflected। undeflected मतलब सीधे चले गए, undeflected यानी इधर से गुजरा। तो 3 लोगों को मत निकाल। क्या हो गया है? नहीं ठीक, कोई बात नहीं। सही बोल रहा, दोस्त है ना तेरा, है? डाउटफुल लग रहा है मेरे को उसकी बात। उसका चलो ठीक है, जो भी हो जैसा भी हो। हाँ, तो ऑब्जर्वेशन में लिखेंगे क्या मोस्ट ऑफ द अल्फा, हु आर वी टू जज, है नी, वी शुड नॉट जज अदर्स। हाँ सही में होगी तो क्या पता भाई, सही में हो तो हाँ, ऊपर वाला ठीक करे तबीयत किसी की। हाँ, ऑब्जर्वेशन मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड अनडिफ्लेक्टेड, अनडिफ्लेक्टेड चले गए मतलब कहीं पर भी डिफ्लेक्ट नहीं हुए। अभी सोचो कि मैं इधर से, ये दीवार नहीं है ना, और इधर से मैं दौड़ता हुआ आ रहा हूं भयंकर तेज, और मैं दौड़ते हुए आया और दौड़ते 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 यहां से सीधा चला गया, है नी? अच्छा, अब मैं वहां की जगह इधर से दौड़ते हुए आ रहा हूं, तो दौड़ते 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 क्या यहां से सीधा चला जाऊंगा? मैं भूत हूं कि मैं इसको पार कर लूंगा? आप लोग भूत हो, आपको पार कर लूंगा? नहीं, मैं जब यहां आऊंगा तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? डिफ्लेक्ट होना पड़ेगा। अनडिफ्लेक्टेड जा सकता हूं क्या मैं? नहीं। कब अनडिफ्लेक्टेड जा सकता हूं? सोचो, जब ये वाला पूरा रो यहां नहीं, तो मैं यहां से सीधा चला जाऊंगा। यहां से भी सीधा चला जा रहा हूं मैं, इसका मतलब ये रो भी नहीं है। यहां से भी सीधा चला जा रहा हूं, इसका मतलब सब जगह कैसी भरी हुई है? खाली है, खाली है। खाली जगह में आदमी कैसे चला जाएगा? सीधा। समझ में आ गया? तो इससे कंक्लूजन क्या निकल के आता है कि एटम के अंदर का ज्यादातर स्पेस कैसा है? खाली है, एम्प्टी है। तो लिखेंगे उससे कंक्लूजन में लिखेंगे मोस्ट ऑफ द स्पेस, मोस्ट ऑफ द स्पेस inside an atom, most of the space inside an atom is vacant, vacant, vacant यानी खाली। समझ आ गया पक्का? ठीक। अच्छा, अब ऑब्जर्वेशन नंबर 2 क्या देखा? दूसरा ऑब्जर्वेशन कि कुछ अल्फा पार्टिकल क्या हो गया बेटा? डिफ्लेक्ट हो गए। तो लिखेंगे फ्यू, ऑब्जर्वेशन में लिखेंगे नंबर 2 में फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, few alpha particles, अरे ऐसा बना ले बेटा, ऐसा डिफरेंस टाइप का, तो तेरे को लिखते बनेगा, है ना? एक तरफ ये, एक तरफ वो। अब अगले वाले में बना लेना, ठीक है? फ्यू अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल, डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स, लिखेंगे लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री, ठीक है? लेस देन 90 डिग्री। ये लोग डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। डिफ्लेक्ट हो रहे हैं का क्या मतलब है? अट्रैक्ट हो रहे हैं, रिपेल हो रहे हैं। जैसे ये न्यूक्लियस है, ये यहां आएगा तो क्या हो जाएगा? डिफ्लेक्ट। डिफ्लेक्ट हो जा रहा है, उधर चला जा रहा है। अट्रैक्ट हो रहा है, रिपेल हो रहा है, रिपेल हो रहा है। हम जानते हैं कि हमारा जो अल्फा पार्टिकल है वो कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। अगर यहाँ रिपल्शन हो रहा है मतलब यहाँ पे भी कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव, क्योंकि सेम चार्ज जो होता है उनमें क्या होता है? रिपल्शन। समझ में आ गया? तो इस पे पॉजिटिव है और रिपल हो रहा है मतलब यहां भी क्या होगा? पॉजिटिव। समझ में आ गया? अगर मान लो ये ऐसा जाने की जगह इस तरफ आ जाता, मतलब क्या हो रहा है? अट्रैक्ट हो रहा है। अट्रैक्ट हो रहा है, ये पॉजिटिव है, ये यहां क्या होगा बोलो? नेगेटिव, तभी अट्रैक्ट हो रहा है। समझ में आ गई बात? पक्का? ठीक। तो लिखेंगे भैया
फ्यू अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड, लिख लिए, बाय स्मॉल एंगल्स। क्या कारण है डिफ्लेक्ट होने का, फेंका जाने का कारण क्या है? रिपल्शन। रिपल्शन क्यों हो रहा है? ये पॉजिटिव है, ये भी कैसा है? पॉजिटिव। तो लिखेंगे पॉजिटिव चार्ज, उसे कंक्लूजन में लिखेंगे पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम, पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम is concentrated in a small region, is concentrated in a small region at the center, ऐसा मान लिया उसने। ठीक। अच्छा, अब तीसरा वाला क्या ऑब्जर्वेशन था कि बहुत कम लोग टकरा के क्या गए पूरे तरीके से वापस। ठीक है, तो लिखेंगे वेरी फ्यू, तीसरा ऑब्जर्वेशन, वेरी फ्यू, वही आखिरी है, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स about 1 in 20,000, about 1 in 20,000 suffered large deflections of थीटा greater than 90 डिग्री। थीटा मतलब वही एंगल है ना, greater than 90 डिग्री, और even returned back, थीटा greater than 90 डिग्री और even returned back। ठीक, वापस आ गया पीछे। क्या समझ में आ रहा है क्यों वापस आ जा रहा है पीछे? है एनी आइडिया क्यों आ जा रहा है पीछे? पॉजिटिव चार्ज से टकरा रहा है, तो क्या हो रहा है उसमें? है तो इससे क्या पता चल रहा है हम लोगों को? इसके पहले वाले से हमको क्या पता चला? वो भी उससे पहले वाले से भी तो यही पता कि वो रीजन पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। अभी वाले जो बात बोल रहा है कि भैया टकरा के वापस आ जा रहा है, क्यों टकरा के वापस आ जा रहा है? क्या हो रहा है? रिपल्शन। तो इसमें भी कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। तो एक दो ऑब्जर्वेशन से सेम कंक्लूजन का क्या मतलब? ऐसी ऑब्जर्वेशन ही बेकार है जिससे आप कुछ कंक्लूड नहीं कर पा रहे। ठीक है, जैसे इमेजिन करो ये मेरे पास में ये कुछ है आइटम, है ना, जो भी आइटम है, इस पे मैंने ये फेंक के मारा। देखना टकराने के बाद क्या हुआ, तुम लोगों को दिख रहा है? इमेजिन तो कर ही लोगे। इधर देख, इधर, वहां नहीं दिख रहा, इधर दिख रहा है। ये टकराने के बाद क्या हुआ? ये पीछे आ गया पीछे, है ना। अभी मैं ये बॉटल फेंक के मारूं इसको तो क्या होगा? है ये फेंका जाएगा आगे कि ये बॉटल पीछे आ जाएगी? आगे फेंका जाएगा। एक साइकिल वाला है, एक ट्रक वाला है। साइकिल वाला ट्रक वाले से टकराता है, क्या होगा? साइकिल वाला फेंका जाएगा, ट्रक फेंका जाएगा। क्यों फेंका जा रहा है? ट्रक क्यों नहीं फेंका रहा है? ये जब इसके सीधा सामने आ रहा है तो यही पीछे क्यों फेंका रहा है? ये आगे क्यों नहीं जा रहा है? हो सकता है ना कि ये भी आगे चला जाए, लेकिन ये आगे क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि वो क्या है? भारी है। तो हमको पहले पॉइंट से पता चला मोस्ट ऑफ द स्पेस खाली। दूसरे पॉइंट से पता चला बीच में क्या है? पॉजिटिव चार्ज। तीसरे पॉइंट से पता चला जो पॉजिटिव चार्ज है वो कैसा है? भारी है। अगर वो हल्का होता तो क्या होता? वो कहां चला जाता? आगे। समझ में आई बात? अभी मैं ये पिन से इसको मार रहा हूं, दोनों में से कौन भारी है? ये। टकराने के बाद पिन पीछे आएगी। मैं इसको एक टेनिस की बॉल से मारूं तो क्या होगा? ये आगे जाएगा। समझ आ गई बात? पक्का? ठीक। तो ये वापस आ जा रहा है हमारा अल्फा पार्टिकल, क्योंकि न्यूक्लियस कैसा है? भारी। तो कंक्लूजन में लिखेंगे द पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट एट द सेंटर, the positive charge present at the center is heavy or rigid। rigid का क्या मतलब होता है? rigid का मतलब अपनी जगह से हिलता जुलता नहीं है। दृढ़ बोलते हैं उसको हिंदी में, दृढ़ निश्चय, rigid decision, दृढ़, अपनी जगह से हिलेगा डुलेगा नहीं। समझ में आ गया? इतनी बात उसको पता चली तो फिर रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया। ये उसका एक्सपेरिमेंट था। इस एक्सपेरिमेंट के आधार पे
उसने बताया कि मॉडल कैसा होगा, लेकिन उसके पहले एक क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन लिखो भैया एक, इफ रदरफोर्ड would have used beta particles, बीटा पार्टिकल्स के आगे ब्रैकेट में लिख लेंगे नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स। बीटा पार्टिकल कैसा होता है? नेगेटिव। अल्फा पार्टिकल कैसा था? पॉजिटिव। इफ रदरफोर्ड वुड हैव यूज्ड बीटा पार्टिकल्स in his experiment, what would have been the observations? What would have been the observations? क्या हुआ होता? What would have been the observation? सवाल है ये, सोचना है आपको कि अल्फा पार्टिकल की जगह अगर बीटा पार्टिकल डाल देते तो क्या होता। सोचो, कोशिश करो। है अभी क्या है, अपन अब जानते हैं कि अपने पास सेंटर में क्या है भैया? न्यूक्लियस। ये जगह कैसी है? खाली। यहां कौन घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन, पतला पतला, है ना। यहां से क्या पास कर रहे हैं हम लोग? पहले क्या पास कर रहे थे? अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज पास कर रहे थे। क्या फर्क पड़ रहा था इसको? सीधा कोई फर्क पड़ रहा था या नहीं पड़ रहा था? नहीं, कोई फर्क नहीं, अपना चल दिया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप लोग के पास घर में चुंबक है? चुंबक देखा है आप लोगों? देखा है सब होगा, या आपके स्कूल की लेबोरेटरी में होगा, है ना। आप स्कूल की लेबोरेटरी के बाहर से निकलते हो तो आप बेल्ट पहने हो, लोहे की बेल्ट है, आप चिपक जाते हो क्या जाके चुंबक से? या चुंबक खींचा चला आता है? नहीं, कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता? आप उस चुंबक के फील्ड से बाहर हो, दूर हो, है ना। अभी मैं एक चुंबक ले आऊं और छोटा सा चुंबक, और इतना दूर से इसको खींचने की कोशिश करूं, आएगा क्या? नहीं, क्योंकि बहुत दूर है, फील्ड से बाहर है। कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। इस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को, इस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का यहां पर कोई फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है। मतलब ये पॉजिटिव चार्ज जो, ये जो जगह है, ये इसके फील्ड से बाहर है। अब अगर मैं यहां पे पॉजिटिव चार्ज की जगह नेगेटिव चार्ज पास करता हूं तो भी ये जगह इसके फील्ड से बाहर है। क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसा जाएगा पार्टिकल? अनडिफ्लेक्टेड, जैसे पहले गया। समझ में आ गया? तो पहला ऑब्जर्वेशन लिखेंगे। पहला ऑब्जर्वेशन, मोस्ट ऑफ द बीटा पार्टिकल्स विल ऑल्सो पास एंड है। नहीं, ऑब्जर्वेशन तो, कंक्लूजन तो पता है हमें ना, उसी से हमें तो ये पता चल गया है। अब इसी से तो हम रेट्रो उल्टा फिटिंग कर रहे हैं, ठीक। तो क्या बोलते हैं इसको, क्या बोल रहे थे? मोस्ट ऑफ द बीटा पार्टिकल्स विल पास अनडिफ्लेक्टेड। सीधे चले जाएंगे, कोई मतलब नहीं। मोस्ट ऑफ द बीटा पार्टिकल्स विल पास अनडिफ्लेक्टेड, है ना भैया। टेंस वेंस लगा लेना, विल, वुड, हैव बीन, जो भी आएगा, है ना। मेरे हिसाब से अनडिफ्लेक्टेड, मेरे हिसाब से तो सब हटा देना चाहिए। मोस्ट बीटा पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड, विल, वॉज, हिज, हर, बेकार है सब। ये हो गया, समझ आ गया भैया? ठीक। अच्छा, अभी ये अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव वाला यहां से जा रहा था तो क्या हो जा रहा था? फेंका जा रहा था। मतलब उसके फील्ड है कि नहीं है? यहाँ पे है ना। अभी सोचो, ये पॉजिटिव वाले की जगह यहां से नेगेटिव वाला जाएगा, ये पॉजिटिव है तो फेंका जाएगा या अट्रैक्ट हो जाएगा? अट्रैक्ट हो जाएगा। तो उधर जाने की जगह वो किधर आने लगेगा? इस तरफ आने लगेगा। और इस तरफ आने लगेगा तो पहले जो बीम थी वो ऐसे और ऐसे डाइवर्ज हो जा रही थी, फैल जा रही थी। अब जो बीम है वो क्या होने लगेगी? कन्वर्ज होने लगेगी। समझ में आया? पक्का? ठीक, ऐसे होने लगेगा। पक्का? तो लिखेंगे भैया, फ्यू बीटा पार्टिकल्स will be attracted towards nucleus, and the beam of beta particles
and the beam of beta particles will converge after passing nucleus. आफ्टर पासिंग न्यूक्लियस के बाद क्या होने लगेगी, पास आने लगेगी। समझ आ गया? ठीक। अच्छा, अभी पॉजिटिव चार्ज जा रहा था यार, तीसरा ऑब्जर्वेशन, पॉजिटिव चार्ज जा रहा था तो टकरा क्या हो जा रहा था, वापस आ जा रहा था। क्यों? चूंकि ये भी पॉजिटिव दोनों में क्या हो रहा था, रिपल्शन। अब सोचो इस पॉजिटिव की जगह अगर मैं नेगेटिव चार्ज डालूंगा तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव दोनों में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, पकड़ लेगा ना, चिपक जाएगा तो इधर बाद में वो रेडिएशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो ये क्या हुआ, ये बीटा पार्टिकल न्यूक्लियस में चिपक गया, एब्जॉर्ब हो गया। समझ में आया? तो लिखेंगे वेरी फ्यू बीटा पार्टिकल्स, तीसरा ऑब्जर्वेशन, वेरी फ्यू बीटा पार्टिकल्स will be completely absorbed by nucleus, will be completely absorbed by nucleus, will be completely absorbed by nucleus and will go missing, गायब हो जाएंगे। ठीक, will go missing। अब बोल, हाँ हाँ फेंक सकता है, फिर उतना मोमेंटम होना चाहिए, कि आप न्यूक्लियस को बाहर निकलवा सको उसकी जगह से, है ना, जो बाकी फोर्सेस हैं वो वहां से हिले नहीं। तो अगर वैसे वो तो अगर मैं नेगेटिव पार्टिकल्स फेंकूं वैसे ही उसका बहुत मास हो तो वो मिसिंग नहीं होगा, वो तो न्यूक्लियस के साथ ही चला जाएगा। अब वो डिपेंड करता है ना कि भाई आप कितना पेनिट्रेशन पावर है, पेनिट्रेट कर पाया नहीं कर पाया, और वो रोक अब टकराएगा तो अपने आप उसका मोमेंटम कम होने लगेगा, फिर उसके बाद क्या होता है उस पर भी डिपेंड करेगा, है ना। तो कराया जा सकता है, मगर क्या मतलब है उससे, कुछ होगा नहीं। समझ आ गई बात भैया? पक्का? हमारा क्या मोटिव था इसके पीछे? हमारा ये मोटिव था पता करने का कि वो जो इसके पहले भैया कह के गए थे सर जे थॉमसन, क्या बोले थे, पूरा पॉजिटिव चार्ज है। अगर पूरा पॉजिटिव चार्ज होता तो क्या होता बोलो, सब जगह से क्या होता, रिपल्शन। लेकिन सब जगह से रिपल्शन हो रहा है क्या, नहीं। मतलब वो सर जे थॉमसन की बात क्या हो गई, गलत। ज्यादातर जगह कैसी है, खाली। हमने पता कर लिया, इस एक्सपेरिमेंट का यही मकसद था, हो गया। ठीक है जी, समझ आ गया। अब इसी एक्सपेरिमेंट के आधार पर रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया, तो हेडिंग डालेंगे भैया न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। अब उन्होंने बताया कि एटम कैसा दिखता होगा, ये किसने दिया था, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। ठीक है, बहुत बड़े आदमी थे। ठीक, लिखेंगे मेन पॉइंट्स, क्या क्या कहा उन्होंने, मेन पॉइंट्स, उसके मेन पॉइंट्स। हाँ जी, कहाँ है पॉजिटिव चार्ज, साइड में है, बीच में है, बीच में। और मास भी कहाँ है, बीच में। सब भारी चीजें अंदर है, तो लिखेंगे पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास, पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एन एटम is concentrated, positive charge and most of the mass of an atom is concentrated in a small region, at the center, क्या कहते हैं उस जगह को, known as the nucleus. Positive charge and most of the mass of an atom is concentrated at a small region in the center, known as nucleus. Small region in the center known as nucleus. ठीक है ना, known as nucleus। अच्छा, इसके पहले का जो मॉडल था उसमें न्यूक्लियस था क्या,
वो तो पूरा भरा हुआ था बोल रहा था, है नहीं? न्यूक्लियस था क्या उसमें? सर जे जे थॉमसन वाटरमेलन में न्यूक्लियस था क्या? नहीं। तो न्यूक्लियस की बात पहली बार किसने करी? रदरफोर्ड ने। तो लिखेंगे भैया न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड। न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड। न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी रदरफोर्ड ने। न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड। ठीक है, अगला पॉइंट लिखेंगे भैया, आप लोग तो जानते हो कौन रहता है अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में से? न्यूक्लियस में कौन रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमता है? बाहर। तो लिखेंगे प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस and are present in the nucleus and are collectively called nucleons, and are collectively called nucleons। ठीक है ना? अच्छा, कौन बच गया अब? इलेक्ट्रॉन। कहाँ है इलेक्ट्रॉन? बाहर खड़ा हुआ है, घूम रहा है? घूम रहा है। तो अगला पॉइंट लिखेंगे नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस and the path in which they revolve, and the path in which they revolve, क्या कहते हैं उसको? वो तो बोर कहता था, इज कॉल्ड ऑर्बिट। बस, शेल भी नहीं, ऑर्बिट बस। शेल वेल सब बोर ने बोला था, ये लोग क्या बोलते थे? ऑर्बिट। ठीक है ना? अच्छा, अभी अगला लिखेंगे भैया साइज ऑफ न्यूक्लियस, साइज ऑफ न्यूक्लियस, नहीं, अगला पॉइंट ही है। साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल, is very small as compared to, size of nucleus is very small as compared to size of atom, size of nucleus is very small as compared to size of atom। न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है। हाँ जी, लिखेंगे भैया, ये बाद में ढूंढा गया, रेडियस ऑफ एटम जो है ये नियरली 10⁻⁻10 मीटर होता है, नियरली। और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जो है ये नियरली 10⁻⁻15 मीटर होता है। कौन छोटा है? -10 छोटा है, -15 छोटा है? -15 छोटा है, माइनस में है करके। ठीक है, अब अगर मैं इसका रेशियो निकालने जाऊं, रेडियस ऑफ एटम अपॉन रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू, रेडियस ऑफ एटम की जगह मैं क्या लिखूंगा? 10⁻⁻10 मीटर। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस की जगह क्या लिखूंगा? 10⁻⁻15 मीटर। ये ऊपर चला जाएगा, क्या बचेगा बोलो? 10⁻+5। रेडियस ऑफ एटम इसको उधर भेज दे रहा हूं, इनटू रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, चल जाएगा। 10⁻5, 1 2 3 4 5 इंटू रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। ये 1 2 3 4 5, 1 10 100 1000 10,000 लाख। कितना गुना बड़ा है एटम का रेडियस? 1,00,000 गुना बड़ा है। थोड़ा बहुत अंतर है, बहुत अंतर, बहुत अंतर है। आप सोचो, लड़कों की जीन्स आती है 28 कमर की जीन्स आती है लड़कों की, दुबले पतले जो लड़के होंगे, जैसे वो भाई तेरी भी 28 ही होगी मेरे को लग रहा है, पता नहीं, दुबला पतले जीन्स खरीदने जाते हैं दुबले पतले लड़के 28। अच्छा, 28 की कमर है वो, है ना? वो सरकमफेरेंस है, ऐसे नापते ना उसको, 2πr, 2πr होता है। पाई को भी छोड़ो, अपन 2r मान लेते हैं उसको, डायमीटर मान लेते हैं। कहाँ कैलकुलेशन करते रहेंगे? जिसकी 28 की कमर है उसका डायमीटर 28 का है मान लो, तो रेडियस कितना है? 14 इंच का मान लेते हैं, है ना? मैं अच्छा हट्टा कट्टा हूं, मेरी कमर है 38, है नहीं?
पापरे नहीं कहना, 38 है ना। तो 38 का आधा कितना हो जाएगा, 19। जो 14 वाला है, ये लोग पक्का, ये जो दुबले पतले लड़के हैं ना, ये हो गया, ये हो गया, इनकी 28 की कमर होगी, है ना, 28 होगी। 30 से ज्यादा, तो 30 तो इन लोगों की होगी शायद, है ना, उससे ज्यादा नहीं होगी। मैं तो कभी 30 में रहा ही नहीं बचपन से, है ना। तो भाई साहब जो है, जिसकी 30 है कमर, मान लेते हैं वो 15 इंच का अपन उसका रेडियस, वैसे तो सरकमफेरेंस है मगर अभी कहा उतना कंफ्यूजन में पड़ेंगे, अपन मान लेते हैं कि 15 इंच का उसका रेडियस है। मेरी 40 नहीं है तो मेरा 38 है, तो मेरा 19 इंच का रेडियस है। कितने इंच का अंतर है, 4 इंच। इसकी 15 है, मेरी 30 भी नहीं है, डबल भी नहीं है, तो भी हम दोनों खड़े होंगे तो मैं भयंकर बड़ा दिखूंगा, है नहीं। ये कितना गुना बड़ा है, 1 लाख गुना बड़ा है, समझ रहे हो। किसी की 15 इंच की कमर का रेडियस है तो 15 लाख इंच, समझ रहे हो। थोड़ा बहुत अंतर होगा, बहुत अंतर होगा, बहुत अंतर है। आपने वो बड़ी वाली एक बॉल आती है, वो बॉल के अंदर, पता नहीं आप लोगों ने किया नहीं किया, बॉल के अंदर में उसको जॉर्ब बॉल बोलते हैं। वो बॉल के अंदर में ना आदमी डाल देते हैं, और वो बॉल में वो होता है, स्ट्रैप्स होते हैं, स्ट्रैप में आदमी को बांध देते हैं। मैंने किया है इसलिए मेरे को पता है। ऐसे स्ट्रैप बांध देते हैं, बड़ी सी बॉल होती, और पहाड़ से छोड़ देते हैं। पहाड़ मतलब स्लोप में, तो आदमी ऐसा गोल 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 गोल, है भैया बातचीत नहीं, आदमी ऐसा गोल 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 घूमते हुए नीचे आता है, बड़ा मजा आता है। उसको बोलते हैं जॉर्ब बॉल, माउंटेन जॉर्बिंग। आप कभी रायपुर गए हो पुराने जमाने में, तो रायपुर में एक सिटी सेंटर मॉल है, सुना होगा आप लोग, रायपुर गए होगे तो गए भी होगे सिटी सेंटर मॉल। सिटी सेंटर मॉल के बाहर में, आज तो नहीं, पहले, आज से 2-4-5 साल पहले, उसका रेनोवेशन होने के पहले एक स्विमिंग पूल बना रहता था। उसके अंदर वो छोटी सी बॉल में बच्चे लोग को डाल देते थे और बोलते जा दौड़, याद है क्या, देखा है, दैट इज कॉल्ड वाटर जॉर्बिंग। पानी में डाल दिया और दौड़ रहा है तो वाटर जॉर्बिंग। ऐसे बड़ी सी बॉल, वो बड़ी सी बॉल आप इमेजिन करो, पूरे कमरे जितनी बड़ी सी बॉल है, अगर वो एटम है तो उसके सेंटर पे अल्पिन का हेड जो है वो क्या है, न्यूक्लियस। कितनी जगह खाली है, बहुत सारी जगह खाली। समझ में आ गया, पक्का, ठीक हो जाएगा, है ना। चलो इसको नोट करो फटाक से, ये वाले को लिख लिए सब, बढ़े आगे। चलो अभी न्यूक्लियस में कौन पाया जाता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को अपन लोग कहते हैं मास नंबर ए। अभी न्यूक्लियस में कौन पाया जाता है, भाई बता रहा है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मान लेते प्रोटॉन गुलाबी रंग का है, तो ये एक प्रोटॉन हो गया, ये 2 प्रोटॉन, ये हाइड्रोजन था, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया। ऐसे प्रोटॉन का नंबर धीरे धीरे मैं बढ़ा रहा हूं, समझ में आ रहा है। जैसे जैसे प्रोटॉन का नंबर बढ़ेगा, इसी में ही न्यूट्रॉन भी और ऐड हो रहे हैं। न्यूट्रॉन का भी नंबर, जैसे जैसे मैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर बढ़ा रहा हूं, इससे क्या हो रहा है बोलो, ये जो न्यूक्लियस है वो छोटा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, उसका वॉल्यूम कम होते जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। मतलब मैं बोल सकता हूं कि वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। बोल सकता हूं ना, जितने ज्यादा, अबे समझ रहे हो आप, उसमें जितना ज्यादा ठूसोगा। अभी यहां मेरे जेब में कुछ नहीं, 20 का नोट है एक तो, है ना, अरे वाह 20 रुपए मिला। मेरे पास और पैसा होता तो इसका वॉल्यूम, तो जितना ज्यादा ठूसोग बड़ा हो जाएगा। वैसे ही जितना ज्यादा, एक मिनट ना, तो जितना ज्यादा आप इसमें ठूसते जाओगे, इसका वॉल्यूम क्या होता जाएगा, बड़ा, पक्का। तो अपन लोग क्या बोल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को क्या बोल दूंगा मैं, ए। अब ये कैसा है, ये न्यूक्लियस स्फीयर है, क्यूब है, सर्कल है, ट्राइंगल है, कैसा होगा ये, स्फीयर होगा ना, 3 डायमेंशनल। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। समझ में आए, इज प्रोपोर्शनल टू ए। इसमें 4/3 पाई क्या है, कांस्टेंट,
तो मैं 4/3 पाई को हटा दूं, कांस्टेंट को हटा दूं, तो प्रोपोर्शनैलिटी का प्रोपोर्शनैलिटी रहेगा। तो मैं क्या बोल सकता हूं, बोलो आर क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू ए। इस क्यूब को यहां भेज दूं तो क्यूब से क्या हो जाएगा, ये क्यूब रूट। तो मैं क्या लिख सकता हूं, आर इज प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1/3। देखो दिख रहा है, आर इज प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1/3। पक्का। अब मैं क्या लिख सकता हूं, बोलो ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाना है मेरे को, अगर तब मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक ठो कांस्टेंट। तो मैं लिखने जा रहा हूं आर न्यूक्लियस इज इक्वल टू आर नॉट इंटू ए की पावर 1/3। आर नॉट इज अ कांस्टेंट जिसका वैल्यू है 1.33 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। ये याद रखना पड़ेगा। ए क्या चीज है, ए इज योर मास नंबर विच इज इक्वल टू क्या, प्रोटॉन प्लस, ठीक है, 1/3 यानी क्यूब रूट है। समझ में आया कैसे कैसे आया, ठीक। चलो नोट करो, फिर इस पे एक क्वेश्चन करेंगे। हो गया बेटा, है, लिख लिए। क्वेश्चन लिखेंगे एक तो, बोलूं, ये भी लिख रही है, ये भी लिख रही, जल्दी लिखो चलो। हो गया बेटा, युवाक्षी, YU, अच्छा युवाक्षी, चलो लिखेंगे भैया। फाइंड आउट द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, फाइंड आउट द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एल्यूमिनियम 1327 एटम। ये बोर्ड पे लिख दिया बेटा मैंने, एल्यूमिनियम 1327 एटम। ये ऊपर वाला क्या होता है, ऊपर वाला मास नंबर है और नीचे वाला एटॉमिक नंबर है बेटा। चलो ट्राई करो, चलो जल्दी से, बहुत इजी क्वेश्चन है, ट्राई करो। वैल्यू निकालनी, वैल्यू, हाँ क्या हो जाएगा, आर न्यूक्लियस इज इक्वल टू कितना, आर नॉट इंटू ए की पावर 1/3, है ना। फिजिक्स में भी पढ़ोगे फॉर्मूला। आर नॉट की वैल्यू कितनी, 1.33 10⁻⁻15 मीटर। मास नंबर की वैल्यू कितनी दिख रही, ऊपर लिखा है, कितना है, 27 का क्यूब रूट। 27 क्या होता है, 3 का क्यूब होता है। 27 का क्यूब रूट कितना आएगा, बोलो बेटा, 3 आ जाएगा। तो ये हो गया इंटू 3, 3 से मल्टीप्लाई कर लोगे, इसका आंसर आ जाएगा, ये 3 से मल्टीप्लाई करोगे 993, 3.99 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, या 4 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। समझ में आया भैया, ठीक। 2 पॉइंट और है, वो पॉइंट पढ़ते हैं, 2 क्वेश्चन होमवर्क दूंगा, घर से करके लाना, ठीक है। चल बढ़े, ओ लिखेंगे भैया। अच्छा जो पुराने बच्चे हैं उनको मॉड्यूल भी देनी है आज, जो क्या बोल रहा था मैं, वो लिखेंगे। अभी ये जो है हो गया ना, यहाँ तक बढ़ू ना मैं आगे। अगला पॉइंट है बेटा, अगला पॉइंट देखना, ये मेरे पास न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, और ये कुछ दूरी पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इस पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। ये दोनों के बीच क्या लगेगा, बोलो, है, ये घूम रहा है यहाँ पर पे, इनके बीच क्या लगेगा, प्लस और माइनस में अट्रैक्शन होगा, रिपल्शन होगा। तो यहां लगेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अंदर की ओर खींचेगा, बाहर की ओर खींचेगा। ये इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस क्या करेगा, अंदर की ओर खींचेगा, बाहर ढकेलेगा, अंदर खींचेगा, अंदर खींचेगा, धीरे धीरे पास आने लगेगा, पास आने लगेगा तो घुस जाएगा वो, है ना, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन हम ये जानते हैं कि
इलेक्ट्रॉन जो है वो एक फिक्स्ड दूरी पे गोल 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 घूमता रहता है, पास या दूर जाता है क्या? नहीं। तो अब ये जो है, ये तो ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से तो क्या हो जाएगा, अंदर आ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन जो है ये कैसा मोशन कर रहा है बेटा? सर्कुलर मोशन कर रहा है। कौन सी वेलोसिटी से कर रहा है? v वेलोसिटी से। जब अपन लोग गोल गोल घूमते हैं, वो खेला आप लोगों ने फुगड़ी? फुगड़ी बोलते हो, क्या बोलते हो उसको? दो लोग ऐसे हाथ पकड़ के खेलते हैं ना, गोल 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 गोल। देखा तो होगा, नहीं देखा कभी? देखा है ना, खेला भी होगा। नहीं खेला तो आज जाके अपनी उम्र का कोई पकड़ना, उसको ऐसे करके पकड़ना और जोर जोर से घूमना। जब आप लास्ट में आओगे ना, तो देखना लास्ट मतलब जब से स्पीड बढ़ जाएगा आपका, तब आप देखोगे कि जो दोनों जन है वो लोग ऐसे एकदम पीछे की ओर हो गए। तो जब अपन कोई चीज जोर से गोल गोल घुमाते हैं, तो उस पर एक फोर्स बाहर की ओर लगता है। किधर जाता है? बाहर की ओर। उस बाहर वाली फोर्स को क्या कहते हैं अपन? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इलेक्ट्रॉन भी जोर जोर से गोल गोल घूम रहा है, इस पे एक फोर्स अंदर की ओर लगेगी, एक फोर्स बाहर की ओर लगेगी, जिसको क्या कहते हैं अपन? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब सोचो, दो फोर्सेस लग रही, मेरे को दो लोग खींच रहे हैं, एक जन इधर से खींच रहा है, एक जन इधर से खींच रहा है। इधर वाला ज्यादा खींचेगा तो मैं इधर हो जाऊंगा, इधर वाला ज्यादा खींचेगा तो मैं उधर हो जाऊंगा। लेकिन अगर मैं यहीं खड़ा हुआ हूं, इसका क्या मतलब है? दोनों लोग बराबर से खींच रहे हैं, बैलेंस्ड हो गई है फोर्स। समझ में आया भैया? तो इलेक्ट्रॉन यहीं रहता है, अंदर चला जाता है, बाहर चला जाता है? वहीं रहता है, वहीं रहता है। इसका क्या मतलब है? अंदर लगने वाली फोर्स और बाहर लगने वाली फोर्स सेम है। समझ में आ गया? तो लिखेंगे भैया, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन on electron by nucleus is counterbalanced by the centrifugal force, is counterbalanced by the centrifugal force on electron, is counterbalanced by the centrifugal force on electron due to its circular motion, due to its circular motion। समझ में आ गया? ठीक, गोल गोल घूम रहा है, इसीलिए किधर फोर्स लग रही है? उस पे बाहर की ओर। समझ में आया? और बाहर वाली फोर्स और अंदर वाली फोर्स क्या हो जा रही है? दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दे रही है। ठीक हो जाएगा? चलो चित्र बनाओ, ये चित्र आगे भी काम आएगा, बहुत भोर के मॉडल में भी काम आएगा। भोर जो है वो अभी बहुत सारी चोरी करेगा यहाँ से अगली क्लास में, अभी तो आज आया नहीं है, वो पहुंच नहीं पाया, जाम में फंस गया राजनांदगांव के पास, है ना। तो अगली क्लास तक पहुंचेगा। बहुत बड़ा चोर है भोर, आप आगे देखोगे आपको समझ में आएगा। है नहीं, वो अभी इसके मॉडल से ना, रदरफोर्ड के मॉडल से बहुत सारी बातें चुराएगा वो, फिर दो चार और मॉडल से चुरा। उसने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, उसने केवल दूसरों के वर्क को पढ़ा और पढ़ के अपना थ्योरी दे दिया। हाँ, उसने विदाउट एक्सपेरिमेंट, इस पूरे उसमें एक्सपेरिमेंट केवल रदरफोर्ड भाई ने किया है ना। हो गया, यहां तक के लिख लिए? अच्छा, अभी क्या बोल रहे हैं अपन लोग? अपन बोल रहे हैं कि एक तो न्यूक्लियस है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन लोग घूमते हैं अलग अलग शेल में। समझ में आ रहा है? ये किससे रिसेम्बलेंस खा रहा है? सूरज, उसके पास कौन सा? पहला मर्क्यूरी, फिर दूसरा कौन सा है? वीनस, फिर अर्थ। तो ऐसे किससे किससे वो मेल खा रहा है? प्लैनेट के मोशन से। समझ में आ रहा है? तो लिखेंगे द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड न्यूक्लियस, द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड न्यूक्लियस रिसेम्बल्स है, द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड न्यूक्लियस resembles movement of planets around sun, movement of planets around sun। therefore this model is also called, therefore this model is also called planetary मॉडल ऑफ एटम, जो कि प्लैनेट से
प्रेरणा ले रहा है। ठीक है, एक तो क्वेश्चन होमवर्क में लिखेंगे, एक ही दे रहा हूं, टाइम हो गया। फाइंड आउट द रेशियो, फाइंड आउट द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एटम, find out the ratio of volume of atom and volume of nucleus, find out the ratio of volume of atom and volume of nucleus considering both to be spherical, considering both to be spherical। समझ में आया? जो लोगों का एडमिशन हो गया वो लोग 2 मिनट रुकेंगे, आपको मॉड्यूल बंटवा रहा हूं मैं। जो लोगों का एडमिशन नहीं हुआ है, आप लोग का जब एडमिशन हो जाएगा तब अपन लोग मॉड्यूल देंगे। ठीक है ना? तब तक क्या आप ये क्वेश्चन करो। अगली क्लास कब होगी? अब कब होगी? ट्यूसडे को। ठीक है, ट्यूसडे को इसी टाइम पे। ठीक, चलो भैया छुट्टी। मैं 2 मिनट रुकने बोल दे रहा हूं, रुकना जिनका एडमिशन हो गया ना। मैम सर वो मॉड्यूल बांट दो जो एडमिशन हो गया उनको। मैडम का